तो सरकार ने राइट ऑफ किया है, वेव ऑफ नहीं किया है। अब वेव ऑफ और राइट ऑफ में क्या अंतर है? तो वो राडिया टेप्स की जो लीक हुई थी उसमें मुकेश अंबानी की कॉन्वर्सेशन लीक हुई थी। मुकेश अंबानी ने बोला कि भाई कांग्रेस तो हमारी दुकान है। उन्होंने बोला कि कांग्रेस हमारी दुकान है, हमारे कहने से मंत्री बनते हैं, हमारे कहने से नीतियां बनती हैं। इतना अमाउंट 2,20,000 करोड़ रुपए जितना कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इन उद्योगपतियों के माफ किए थे, उतना पैसा तो ये सरकार एनपीएस से वसूल चुकी है। आज की डेट में गेहूं के ऊपर 2150 रुपए एमएसपी है और धान के ऊपर 2203 रुपए एमएसपी है। ऑलमोस्ट डबल हुआ है एमएसपी। ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन या इससे ज्यादा है, ये 2014 में 2 थे भारत में, टोटल गिन के 2, आज 102 हैं। अरे पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो है $400 बिलियन की है। आपके यहाँ पे पिछले 10 साल में जो स्टार्टअप्स हुए हैं, सिर्फ उनकी मार्केट वैल्यूएशन $350 बिलियन हो गई। तो ये कैसे हुआ? ये सरकार के सपोर्ट से हुआ। मनमोहन सिंह ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात कही कि मेरा जो सबसे बड़ा हेडेक है, जो सबसे बड़ा टेंशन है, वो ये है कि ये अनिल और मुकेश के दोनों भाइयों के बीच का जो झगड़ा है प्रॉपर्टी को, जो बंटवारा को लेकर के है, ये आराम से हो जाए। तो अगर आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि क्या डील किया आपने अडानी और अंबानी से, तो सही बात है। बताइए क्या डील की है? क्यों 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया राजस्थान में? क्यों 25,000 बीघा जमीन दी? 13,000 करोड़ का ठेका जो है बघेल सरकार ने दिया छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की गवर्नमेंट। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डीओ न्यूज। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिटेल्स पिन कमेंट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे भी फ्लैश करेगी। आप हमें सपोर्ट जरूर करें, आपके सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के प्रोग्राम में डीओ न्यूज़ के। आप बहुत दिन से आप टेलीविजन पे टीवी डिबेट्स देख रहे होंगे, यूट्यूब पे प्रोग्राम्स देख रहे होंगे। आपको इस इलेक्शन के दौरान बहुत सारे अर्थशास्त्री जो कि आपको 5 साल नहीं दिखाई देते, और वो अचानक से इलेक्शन के टाइम पे अर्थशास्त्री आ जाते हैं, कॉलेज के प्रोफेसर्स होते हैं, समाज सेवी होते हैं तथाकथित, और वो आकर के आपको बता रहे होते हैं कि ये जो सरकार है, ये सरकार किस तरह से जो है गरीबों का, किसानों का और छोटे किसानों का दमन कर रही है, और एक तरफा जो है मुनाफा दिए जा रही है अडानी को, अंबानी को। 2-3 दिन से आपको कंट्रोवर्सी पता ही होगी, अडानी अंबानी की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में ये कह दिया कि राहुल गांधी अब अडानी और अंबानी का नाम क्यों नहीं लेते, क्या कोई डील हुई है, क्या कोई काला धन लिया है, इस तरह की बातें। और फिर उसके ऊपर जो टीवी डिबेट्स होती हैं, जो मीनिंगलेस किस्म की डिबेट्स होती हैं, मेरा कहना यह है कि ना देखा करें ज़्यादा बेहतर है। इन सभी विवादों के बीच में तथ्य क्या है? क्या वाकई ये सरकार जो है ये अडानी अंबानी की सरकार है? क्या तथ्य ये है कि इस सरकार ने वाकई में जो है किसानों को, जो किसानों के कर्जे थे, जो किसानों की मुश्किलें थी, उसको आसान करने के लिए किसानों के कर्ज माफ़ नहीं किए, बल्कि ये जो बड़े उद्योगपति हैं, इन उद्योगपतियों के इन्होंने 14.5 लाख करोड़ रुपए माफ़ कर दिए और किसानों का कर्ज माफ़ नहीं कर रहे? ये आर्ग्यूमेंट जो है ये दिया जा रहा है, ये डिबेट और ये डिस्कोर्स बनाया जा रहा है। तथ्य क्या है, हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है, डेटा क्या कहता है? मैं आपके सामने आज वो सारा डेटा रखने वाला हूँ। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिएगा इस वीडियो को। डेटा क्या कहता है कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में 14,56,000 करोड़ रुपए जो है इन बड़े उद्योगपतियों के माफ़ किए? हाँ, माफ़ किए, ये सत्य है। क्या डेटा ये कहता है कि नरेंद्र मोदी ने किसानों का पैसा माफ़ नहीं किया? नहीं, ये गलत है। अगर 14,56,000 करोड़ रुपए अगर उद्योगपतियों का माफ़ किया है, तो 3,20,000 करोड़ रुपए किसानों के भी माफ़ किए हैं। और इन दोनों की माफ़ी में अंतर भी है। पहली बात, जो इन उद्योगपतियों का पैसा है 14,56,000 करोड़ रुपए, ये वेव ऑफ नहीं किया गया है। 2 चीज़ें होती है, एक होता है वेव ऑफ, एक होता है राइट ऑफ। तो सरकार ने राइट ऑफ किया है, वेव ऑफ नहीं किया है। अब वेव ऑफ और राइट ऑफ में क्या अंतर है? वेव ऑफ होता है कि भाई मैंने आपसे या किसी बैंक से मैंने 5 लाख रुपए कर्ज लिए, मान लीजिए, तो 5 लाख रुपए बैंक ने मुझे दिए, मैं वो कर्जा वापस नहीं कर सकता, तो मैं क्या हुआ? मैं एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो मेरा कर्ज जो है वो ये हो गया कि भाई ये पैसा जो है ये बार बार बैंक मुझसे मांग रहा था, या मैं अगर एक बैंक हूं, उदाहरण के तौर पे मैं आपसे बार बार मांग रहा हूं कि भाई साहब आपने मेरे से 5 लाख रुपए लिए थे, आप वापस करिए, आप नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं मेरी आर्थिक स्थिति इस समय ऐसी नहीं है कि मैं पैसे दे सकूं। तो बैंक क्या करता है? बैंक उसके ऊपर हर महीने अपना ईएमआई, ब्याज जो भी है वो लगाता रहता है, वो आपके पीछे पड़ा रहता है। एक टाइम आता है कि आपको एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं। आप जब आप एनपीए डिक्लेयर हो जाते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि इनका जो कर्ज है ये आप राइट ऑफ कर दो, यानी कि
आप जो इसके ऊपर जो ब्याज लगता जा रहा है, हर महीने जो बढ़ता जा रहा है, इसको ना लगाया जाए और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट मान करके इसको एक बट्टा खाता होता है, इसको हिंदी में कहते हैं, उस बट्टे खाते में डाल दिया जाए। तो वो पैसा बट्टे खाते में चला गया, यानी कि वो मेरा पैसा माफ नहीं हुआ, वो बट्टे खाते में चला गया। अब बट्टे खाते में वो पैसा है, पड़ा रहेगा, मैं आज भी लायबल हूं वो पैसा देने के लिए। वो जो लोन मैंने लिया है, आपने मुझसे एज अ बैंक लिया हुआ है, तो आपको मुझे वो पैसा वापस करना है। मैंने एज अ बैंक क्या किया कि उसको सरकार के कहने पे मैंने वो पैसा उठा करके बट्टे खाते में डाल दिया। अब बट्टे खाते में वो पैसा पड़ा है, तो ये जो राइट ऑफ कराया गया है, इसका अमाउंट है 14,56,000 करोड़ रुपए। माफ नहीं हुआ, राइट ऑफ हुआ, वेव ऑफ नहीं हुआ। वेव ऑफ क्या होता है कि मैं एक बैंक हूं, आप मेरे पास आए, आपने मुझसे 5 लाख रुपए कर्ज लिए और मैंने कुछ समय बाद आप पैसा नहीं दे रहे हो, फिर मैंने कह दिया कि ठीक है भाई साहब, आपको ये पैसा नहीं देना, हम आपको वेव ऑफ कर रहे हैं पूरा। वेव ऑफ होता है कि हमने माफ कर दिया, अब आपकी एक पैसे की लायबिलिटी मेरे प्रति नहीं है, आपको एक भी पैसा नहीं देना। ये होता है वेव ऑफ। तो राइट ऑफ और वेव ऑफ का अंतर है, ये शब्दों के साथ खेलते हैं। गवर्नमेंट ने राइट ऑफ किया है, क्या गवर्नमेंट ने राइट ऑफ किया है? अगर इस गवर्नमेंट ने किया है इन उद्योगपतियों का पैसा, अगर 2014 से 2024 तक इतना अगर पैसा राइट ऑफ हुआ है इस सरकार में, तो क्या 2004 से 2014 तक की जो कांग्रेस की, जो गांधी परिवार की जो गवर्नमेंट थी, क्या उसमें भी ये राइट ऑफ हुआ था पैसा इन उद्योगपतियों का? जवाब है हाँ, हुआ था। कांग्रेस की गवर्नमेंट में जो डेटा है वो 2,20,000 करोड़ का है, यानी कि 2,20,000 करोड़ रुपए खुद कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी इस 10 साल से पहले के जो 10 साल थे उसमें इन्हीं उद्योगपतियों का माफ किया था। और अगर आपको याद हो, मैं एक छोटा सा रेफरेंस देना चाहता हूं। ये जो कहते हैं कि अडानी, अंबानी और ये सारी चीजें, राडिया टेप्स आई थी 2014 से पहले। अब जो बहुत युवा हैं उनको याद नहीं होगा, लेकिन जो बहुत ज्यादा युवा नहीं है, जो फर्स्ट टाइम वोटर नहीं है, उनकी याददाश्त के लिए बता रहा हूं। अगर आप याद करें तो 2014 के पहले एक राडिया टेप्स की लीक हुई थी और उसने एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी की थी इस देश में। एक बिजनेस की एक लॉबिस्ट थी, नीरा राडिया, वो उनकी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशंस थी। वो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन उनकी कुछ पत्रकारों के साथ भी थी, एनडीटीवी के, बिकॉज उस समय जो सत्ता की जो भी ऊपर नीचे होता था, कौन मिनिस्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा, ये सारी की सारी चीज़ें तो एनडीटीवी से ऑपरेट होती थी उस समय। और ये खबरों के ऊपर इनका एक मोनोपोली थी, एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ के ऊपर इनकी मोनोपोली थी। और ब्रेकिंग न्यूज़ कहाँ से आती थी सबको पता है। तो वो राडिया टेप्स की जो लीक हुई थी उसमें मुकेश अंबानी की कॉन्वर्सेशन लीक हुई थी। मुकेश अंबानी ने बोला कि भाई कांग्रेस तो हमारी दुकान है। उन्होंने बोला कि कांग्रेस हमारी दुकान है, हमारे कहने से मंत्री बनते हैं, हमारे कहने से नीतियां बनती हैं। ये अंबानी ने कहा था, जिस अडानी अंबानी को आज ये गाली दे रहे हैं, उस अंबानी का वो लीक हुआ था ऑडियो राडिया टेप्स का, उसमें उन्होंने खुद कहा था। अब मैं बहुत रिस्क लेके ये बात कह रहा हूं क्योंकि इस बात के ऊपर लोग लीगल कार्रवाई भी कर सकते हैं। भाई वो हमारी टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन थी, प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी, आप पब्लिक डिस्कोर्स में क्यों ला रहे हैं उसको? वो तो पब्लिक डिस्कोर्स में पहले से थी वो लीक, लेकिन बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इसमें टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में इस चीज को एडमिट किया था या नहीं किया था, बोले खुद। ये जो बात करते हैं अडानी अंबानी का, ये जितने भी लोग कहते हैं कि, या राहुल गांधी भी कहते हैं, तो राहुल गांधी ने आज तक कभी अडानी के ऊपर केस क्यों नहीं किया? जब ये लीक हुआ था उस समय राहुल गांधी की ही गवर्नमेंट थी केंद्र में, तो राहुल गांधी ने अंबानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कि भाई एक बंदा है टेलीफोन पे एक किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए ये कह रहा है कांग्रेस हमारी दुकान है। राहुल गांधी आजकल मोहब्बत की दुकान चलाते हैं ना, कि हम मोहब्बत की दुकान वाले हैं, हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। आपकी पूरी पार्टी को तो उन्होंने अपनी दुकान बोल दिया कि तो हमारी दुकान है, हमारे कहने से मिनिस्टर बनते हैं, हमारे कहने से पॉलिसी बनती है। तो जब आप सत्ता में थे, आपका प्रधानमंत्री था, आपका गृह मंत्री था, ये ईडी, सीबीआई और जिनका आप नाम लेते हैं, ये सारे आपके अंडर में थे। करते केस, बुलाते जो है, घसीटते मुकेश अंबानी को। आज भी आपके पास वो ऑप्शन है, वो लीक आज भी है मार्केट में। तो राहुल गांधी चले जाएं, कोर्ट में चले जाएं, कोर्ट में जाकर के मानहानि का दावा ठोकें मुकेश अंबानी के ऊपर। और मुकेश अंबानी के पास पैसे भी बहुत हैं। राहुल गांधी को बड़ी चिंता है कि हमारे अकाउंट सीज कर दिए, हमको चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। मुकेश अंबानी के ऊपर करें 5,000 करोड़ का सूट, 5,000 करोड़ रुपए वो दे सकते हैं। भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना मिला है? 8,000 करोड़ ना। आप 10,000 करोड़ का मुकदमा ठोकें, मुकेश अंबानी के पास पैसे हैं 10,000 करोड़ देने भर के, वो आपको दे सकते हैं। और आप इस देश की मेन अपोजिशन पार्टी हैं, आप 10,000 करोड़ रुपए आपको सुप्रीम कोर्ट जो दिलवा भी देगी, क्योंकि वो कैपेबल है सामने वाली पार्टी पे करने के लिए। तो केस करें, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि हकीकत वही थी। 2,20,000 करोड़ खुद 2004 से लेकर 2014 तक
कांग्रेस की गवर्नमेंट ने भी इन उद्योगपतियों के माफ किए थे। और आ जाते हैं आगे की बात, डेटा की बात करते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करते। क्या इस सरकार ने जो एनपीए हैं, जो बट्टे खाते में जो 14,56,000 करोड़ रुपए हैं, क्या इसमें से रिकवरी भी की है? बट्टे खाते में चले गए। कुछ लोग का ये आरोप होता है कि ये तो एक तरीका हुआ ना वेव ऑफ करने का, कि आपने बट्टे खाते में डलवा दिया, पैसा थोड़ी वो वापस आना, एक तरीके से माफी हो गया। रिकॉर्ड क्या कहता है? इसी 10 साल में बट्टे खाते से 2 लाख करोड़ रुपए इसी सरकार ने रिकवर भी किए हैं। यानी कि जो 14,56,000 करोड़ रुपए वे राइट ऑफ वे बट्टे खाते में गए, उसमें से 2 लाख करोड़ रुपए जो लोग लायबल थे पे करने के, उनसे वसूले भी हैं सरकार ने। यानी कि जितना अमाउंट 2,20,000 करोड़ रुपए जितना कांग्रेस की गवर्नमेंट ने इन उद्योगपतियों के माफ किए थे, उतना पैसा तो ये सरकार एनपीएस से वसूल चुकी है। परफॉर्मेंस देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट ने कितने पैसे वसूले थे उद्योगपतियों से? 1 रुपया नहीं वसूला था। इस गवर्नमेंट ने कितना वसूला है? 2 लाख करोड़ रुपए। ये अंतर है इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज का, इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के। ये मैं आपको डेटा दे रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, आप इसको वेरीफाई कर लीजिए जा करके, जिस भी सोच से वेरीफाई करना है, सरकारी गैर सरकारी, इच्छा आपकी। कहते हैं ये सरकार एमएसपी नहीं, यार एमएसपी नहीं दे रही है सरकार। कहते हैं कि आप उनको तो दे रहे हैं सपोर्ट, किसानों को एमएसपी नहीं दे पा रहे। एमएसपी का हाल क्या है? 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, 2013 से 14 जो लास्ट टर्म था इनका, उस समय गेहूं के ऊपर कितनी एमएसपी थी और धान के ऊपर कितनी एमएसपी थी, और आज गेहूं के ऊपर कितनी एमएसपी है और धान के ऊपर कितनी एमएसपी है? कभी जाकर के इस डेटा को तो चेक कीजिए। गेहूं के ऊपर 1350 रुपए की एमएसपी थी कांग्रेस के लास्ट टर्म में, धान के ऊपर 1310 रुपए एमएसपी थी। आज की डेट में गेहूं के ऊपर 2150 रुपए एमएसपी है और धान के ऊपर 2203 रुपए एमएसपी है। ऑलमोस्ट डबल हुआ है एमएसपी। ऐसा नहीं है कि अगर उद्योगपतियों के माफ किए हैं तो किसानों की एमएसपी नहीं बढ़ाई है। आपके सामने ये डेटा क्यों नहीं रखते भाई? एमएसपी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है 2013 से अभी तक। यानी कि 10 साल में किसान की जो आमदनी है, अगर एक किसान 10 बीघा खेत जोत करके अगर मान लीजिए 10 कुंटल अगर चावल, में एक उदाहरण के तौर पे कह रहा हूं, अगर एक किसान अपने 10 बीघा खेत में 10 कुंटल या 100 कुंटल चावल और 100 कुंटल गेहूं अगर उगाता था, तो उस 100 कुंटल गेहूं और 100 कुंटल धान बेच करके अगर वो 2,000 रुपए कमाता था, तो आज वो ऑलमोस्ट 3,500 से 4,000 रुपए कमा रहा है। तो आमदनी डबल हुई या नहीं हुई? तो कहता है ये क्या आमदनी डबल बिना एमएसपी बढ़े हो गई? क्या एमएसपी का रेट वाकई में 1310 से जो है 2210 रुपए तक नहीं आया है? तो इस चीज को नहीं बताते। ये डेटा है, ये फैक्ट है। और समय के साथ अर्थव्यवस्था में भी बदलाव हुआ है। 2013-14 में भारत की अर्थव्यवस्था का साइज क्या था? भारतीय इकोनॉमी का साइज क्या था? $2 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन भारत की अर्थव्यवस्था का साइज था। आज भारत की अर्थव्यवस्था का साइज क्या है? ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन। $2 ट्रिलियन टू $4 ट्रिलियन की जर्नी पिछले 10 साल में भारत ने की है। क्या भारत के इतिहास में कभी भी ऐसा हुआ है कि 10 साल के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था का साइज डबल हो गया हो? तो क्या $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के हो गया है? क्या बिना किसी आर्थिक विकास के हो गया है? जनता अगर भूखी मर रही है तो ये $2 से $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई और जनता को उसका कोई लाभ नहीं मिला। क्या ये बात आपको तर्कसंगत लगती है? और ये अगर $2 ट्रिलियन से $4 ट्रिलियन इकोनॉमी हुई है, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो सेगमेंट है वो उनका है जो स्टार्टअप्स के लोग हैं। 2014 में भारत में कितने यूनिकॉर्न्स थे? यूनिकॉर्न क्या होते हैं? यूनिकॉर्न वो होते हैं जो वो स्टार्टअप जिनकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन जो है $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,500 करोड़ या उससे ज्यादा की हो जाए। आपने एक नया स्टार्टअप खोला, आपने कोई नया व्यवसाय शुरू किया और अगर उसकी वैल्यूएशन $1 अरब से या उससे ज्यादा हो जाए तो आप यूनिकॉर्न कहे जाते हैं। तो ये टर्म आइलिन ली ने कॉइन किया था। आइलिन ली अमेरिका की एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, वो अलग अलग एंजल इन्वेस्टर हैं, अलग अलग स्टार्टअप्स में वो इन्वेस्ट करती हैं, अलग अलग स्टॉक मार्केट में। आप लोग उनमें से जो बिजनेस या स्टॉक्स को समझते होंगे उनको पता होगा। तो वो स्टार्टअप्स जिनकी वैल्यूएशन 8,500 करोड़ या उससे ज्यादा की हो, भारत में 2014 में कितने यूनिकॉर्न्स थे? 2। कितने? 2। आज कितने हैं? 102। यानी कि ऐसे स्टार्टअप्स जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन या इससे ज्यादा है, ये 2014 में 2 थे भारत में टोटल, गिन के 2। आज 102 हैं। आप ये देखते नहीं, ये जेप्टो और ये स्विगी और भारत पे, ये मैं ओला, आपका ये ओयो,
ये सारे वही स्टार्टअप्स हैं जिनकी मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ऊपर गई है। और ये कब बने हैं, इनका नाम आपने कब सुना है? ये पिछले 10 साल में आए हैं मार्केट में। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो रिवॉल्यूशन भारत में आया है, उसकी वजह से ये सारा सब कुछ हुआ है। और यही नहीं, गवर्नमेंट ने और भी, जाहिर सी बात है, 25 और रिफॉर्म्स किए हैं जिनकी वजह से इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ा है। और जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में स्टार्टअप्स का कल्चर खड़ा हुआ है। अगर $1 बिलियन से ज्यादा की अगर 102 पिछले 10 साल में आ गए हैं, उनकी आपको पता है इंडिया में स्टार्टअप्स की जो मार्केट वैल्यूएशन है जो पिछले 10 साल में बने हैं, 2014 के बाद से जो स्टार्टअप्स इंडिया में शुरू हुए हैं, उनकी जो मार्केट वैल्यूएशन है उसका आपको अंदाजा भी नहीं होगा। $350 अरब, $350 बिलियन के स्टार्टअप्स पिछले 10 साल में भारत में स्टार्ट हुए हैं। तो क्या ये माना जाए कि जितने भी स्टार्टअप्स शुरू हुए या जितने भी बिजनेसेस आए, जिन्होंने भी भारत सरकार से अलग अलग योजनाओं के तहत लोन लिया, बैंकों से लोन लिया अपने स्टार्टअप्स के लिए, तो क्या सारे स्टार्टअप सक्सेसफुल हो गए? जाहिर सी बात है, नहीं, सारे स्टार्टअप्स नहीं चलते हैं। लेकिन सरकार स्टार्टअप्स को, उस कल्चर को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने बैंकों को बोला, सरकार ने, कि भाई आप लोगों को बिजनेस लोन्स दें। भारत सरकार सिर्फ उन बड़े बिजनेसेस को, उन बड़े स्टार्टअप्स को देने के लिए सरकार ने नहीं कहा। इवन गांव में अगर कोई एक बंदा अगर कोई दुकान खोलना चाहता है, तो सरकार ने बैंक मैनेजर्स को टारगेट दिए कि आपको इतना पैसा जो है मुद्रा के अंदर में, आपको सरकारी बैंकों से बोला कि आपको मुद्रा योजना में आपको इतना पैसा लोन देना ही देना है युवाओं को, जिनको आवश्यकता है उनको। बैंकों को टारगेट्स दिए गए, बैंक मैनेजर्स को टारगेट दिए गए सरकारी बैंकों के, और उन्होंने दिए। तो आपने एक माहौल बनाया देश में। उनमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो पैसा वापस कर पाए, उनमें बहुत सारे स्टार्टअप्स, बहुत सारे ऐसे वेंचर शुरू हुए जो पैसा वापस नहीं कर पाए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ कि $350 बिलियन की एक स्टार्टअप इंडस्ट्री आपके देश में पिछले 10 साल में बन के खड़ी हो गई। अरे पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी जो है $400 बिलियन की है। आपके यहाँ पे पिछले 10 साल में जो स्टार्टअप्स हुए हैं, सिर्फ उनकी मार्केट वैल्यूएशन $350 बिलियन हो गई। तो ये कैसे हुआ? ये सरकार के सपोर्ट से हुआ। इंडियन इकोनॉमी $2 ट्रिलियन से बढ़ के $4 ट्रिलियन की अगर हो रही है, तो आपको कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करना पड़ेगा। गेहूं और धान बेच के आपकी अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन से 4 ट्रिलियन पे नहीं जा सकती है। किसानों का सारा सम्मान है, उनकी मेहनत का सम्मान है। लेकिन गेहूं और धान बेच के दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था, अगर दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी हो तो मुझे बताएं। दुनिया का कोई भी देश जिसने गेहूं और धान बेच करके या एक्सपोर्ट करके अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना लिया हो तो मुझे बताएं। भारत आज अगर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है तो वो गेहूं और धान बेच करके नहीं बना है। वो इन्हीं स्टार्टअप्स को, इन्हीं कॉर्पोरेट्स को सपोर्ट करके, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज बना करके, और उनको एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करके, रेड टेपिज्म खत्म करके, ब्यूरोक्रेटिक हैसल्स को, जो बाबूशाही भारत की है, उसको कमजोर करके सरकार ने ये एनवायरनमेंट बनाया है। तो ये कह देना, और मुझे ये बताएं कि ये जितने भी अडानी हैं, अंबानी है, जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं, इनके यहाँ जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो लोग कौन है? रिलायंस इंडस्ट्रीज का अगर एक प्लांट जामनगर में है तो वहां नौकरी करने वाले कौन लोग हैं? अगर जियो एक कंपनी है जो मार्केट में आई, जिसने एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक रिवॉल्यूशन लेके आए, वो 1.5 GB 2 GB डेटा हर एक व्यक्ति को जो है हाथ में दिया, तो वो जो जियो के काम करने वाले हैं, जो उनका सिम कार्ड बेचने वाले हैं, या उनके जो टावर का मेंटेनेंस करने वाले हैं, उनका जो इंजीनियरिंग स्टाफ है, या उनका जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है, या उनका सेल्स स्टाफ है, उनका मार्केटिंग स्टाफ है, ये नौकरियां कौन करता है? ये कोई चांद से लोग आते हैं नौकरी करने? कहते हैं सरकार ने रोजगार नहीं दिया। सरकार 140 करोड़ लोगों को नौकरी नहीं दे सकती। दुनिया की कोई सरकार नहीं दे सकती। अमेरिका में भी अगर आप देखेंगे, अमेरिका आपके लिए बड़ा आदर्श, खासतौर पे इन वामपंथियों के लिए अमेरिका जो है बहुत आदर्श एक देश है। तो अमेरिका में क्या सबको सरकारी नौकरी दे रखी है? वहां पे तो सरकार चलाती ही कुछ नहीं है। वहां तो सरकार अपना सरकारी नोट भी सरकार नहीं छापती। आपको पता है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया छापता है, यानी कि भारत की सरकार हमारा नोट छापती है। अमेरिका में नोट तक एक प्राइवेट कंपनी छापती है, सरकार वहां कुछ नहीं करती। एक यूएस मेल चलाती है, और शायद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ये पुलिस जो है ये सरकार के अंडर में है। बाकी सरकार कोई काम नहीं करती। उनकी पॉलिसी ये है कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। बिजनेस करना प्राइवेट लोगों का काम है, बिजनेस प्राइवेट लोग करेंगे। सरकार का काम बिजनेस चलाना नहीं है, बिजनेस को रेगुलेट करना है, पॉलिसी बनाना है। धंधा करना सरकार का काम नहीं है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रोते हैं ना कि एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया, रेलवे को प्राइवेटाइज करने को कह रहे हैं, ये प्राइवेटाइज। दुनिया का कौन सा डेवलप्ड कंट्री है जहाँ सरकार ये सब चलाती है? जरा मुझे दे उदाहरण। खैर, वो हमारा आज का सब्जेक्ट नहीं है। अगर आपके यहाँ पे अगर आप कॉर्पोरेट्स को ये सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड करेंगे, और ऐसा नहीं कि सरकार ने कोई नया काम किया, खुद कांग्रेस ने किया, मैंने आपको डेटा के साथ बताया है, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने ये सारा का सारा किया,
तो $350 अरब की इंडस्ट्री, यानी $350 अरब का जरा आप रुपए में कन्वर्जन करके देखें तो कि ये मार्केट कैप कितना बड़ा है। मैंने बताया ना, ऑलमोस्ट पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी के साइज का है, तो पिछले 10 साल में इन स्टार्टअप्स की वैल्यू है। फिर ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स के ऊपर जो इन्होंने टैक्स 30% तक घटा के 22% कर दिया, कैबिनेट नोटिफिकेशन से इन्होंने 8% कम कर दिया, सरकार को क्या इससे घाटा नहीं हो रहा? बिल्कुल हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर 30% टैक्स मिलता था और आज 22% मिल रहा है तो 8% का जो डिफरेंस है, सही बात है। लेकिन क्या सिर्फ कॉर्पोरेट्स का घटाया है? क्या सिर्फ कॉर्पोरेट्स का टैक्स घटाया है? 2014 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस पार्टी की, नहीं राहुल गांधी की सरकार थी, तो आम आदमी की बात करते हैं ना, आप भी देखने वाले सारे आम आदमी हैं। आपके ऊपर 2 लाख रुपए की, अगर आपकी सालाना आमदनी 2 लाख रुपए या इससे ज्यादा है, तो आपके ऊपर जो टैक्स लगता था वो 10% था। टैक्स स्लैब 2 लाख रुपए से शुरू हो जाता था। 2 लाख रुपए के ऊपर आपके ऊपर 10% टैक्स। अगर आप 2 लाख 1 रुपए कमाते हैं तो 10% आप, यानी 20,000 रुपए आपको इनकम टैक्स था। आज इस देश में कितना इनकम टैक्स है? आज इस देश में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। यानी कि आज आप उस टैक्स स्लैब को जो 2 लाख से शुरू होता था उसको 3 लाख तक ले गए। 3 लाख रुपए तक कमाने वाले के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तब अगर आप 2 लाख 1 रुपए कमाते थे तो आपके ऊपर 10% टैक्स था, और आज आपके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि 6 लाख रुपए तक, यानी 3 लाख से अगर आप 6 लाख रुपए के बीच में कमाते हैं तो आपके ऊपर सिर्फ 5% का टैक्स है। यानी कि ना कि सिर्फ टैक्स स्लैब को 2 लाख से 3 लाख तक लेके गए टैक्स फ्री नेट को, 3 से जो 6 तक वाले भी हैं उनके ऊपर जो टैक्स है वो सिर्फ 5%, यानी कि उसको भी 10 से घटा करके 5% किया इन्होंने। 50% वहां पे डिक्रीज किया है टैक्सेशन के ऊपर आम इंसान के लिए। तो ये अंतर है दोनों सरकारों में। तो अगर कॉर्पोरेट टैक्स अगर 30 से 22 किया है, तो आम इंसान के लिए भी टैक्स का जो रिलीफ है, अगर आप उसको जोड़ेंगे, उसका हिसाब लगाएंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि 50%, यानी कि 10% से 5% टैक्स किया, वो भी 3 से 6 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को। यानी कि आज जब 6 लाख रुपए तक अगर आप कमाते हैं तो सिर्फ आप 5% आप टैक्स देते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट में अगर आप 6 लाख रुपए कमाते थे तो आप 20% टैक्स देते थे। कितना? 20%। आज आप सिर्फ 5% दे रहे हैं। यानी अगर आपकी आमदनी साल की 6 लाख रुपए है, तो कांग्रेस की अगर ये गवर्नमेंट होती तो आपको 1,20,000 रुपए आपको इनकम टैक्स देना पड़ता। अपनी सालाना 6 लाख की इनकम पे आप 1,20,000 रुपए इनकम टैक्स दे रहे होते। आज कितना इनकम टैक्स दे रहे हैं? 5%। इमेजिन कीजिए, 30,000 रुपए आज आप टैक्स दे रहे हैं, तब आप 1,20,000 रुपए टैक्स दे रहे होते। तो ये भी डिफरेंस है, इसको नहीं बताते, ये भी डेटा है, ये हिसाब है जो आपको याद रखना चाहिए। और ये सारे के सारे जो अर्थव्यवस्था के लिए या जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में एक ग्लोबल पैंडेमिक आया था। कांग्रेस की सरकार में तो एक ही पैंडेमिक था, वो पैंडेमिक था करप्शन। 2G, कोलगेट, कॉमनवेल्थ, मतलब आप गिनते जाइए, ऑगस्टा वेस्टलैंड, मतलब इतने स्कैम्स, इतना करप्शन। उनका तो खैर एक पैंडेमिक था, वो करप्शन था। लेकिन इस सरकार के अंडर में पिछले 5 साल में एक पैंडेमिक भी आया, कोरोना वायरस नाम का। दुनिया की कई सारी इकोनॉमीज है जो तबाह हो गई। दुनिया के बड़े बड़े ऐसे बिजनेसेस थे जो मतलब बिल्कुल सड़क पे आ गए। दुनिया के बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो बर्बाद हो गए। दुनिया के में अलग अलग देशों की, बहुत बड़े बड़े देशों की इकोनॉमीज जो है वो श्रिंक हो गई। उनका जो शेयर साइज है वो श्रिंक हो गया, वो सिकुड़ गया। तो वो पैंडेमिक भारत में भी आया, उस पैंडेमिक का भी असर पड़ा इस इकोनॉमी के ऊपर। और आपको अगर अपने कॉर्पोरेट्स को और अपने यहाँ पे जो काम करने वाले, जो रोजमर्रा का जो बिजनेस करने वाले, जो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी या जो बड़े बिजनेसमैन थे, आपको बड़े बिजनेस का ध्यान ज़्यादा इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बड़े बिजनेसेस जो हैं उनमें काम करने वाले, रोजगार करने वाले, नौकरी पेशा लोगों की साइज बहुत बड़ी है। इस देश की बहुत बड़ी आबादी है जो इन कंपनियों में काम करती है। अगर इस देश की अगर 25 बड़ी कंपनियों का अगर आप लिस्ट निकालें, जिनमें जाहिर सी बात है रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आएगी, टाटा सन्स भी आएगी, उसमें आदित्य बिरला ग्रुप भी आएगा, उसमें सारी ये कंपनियां आएंगी। अगर आप इनका निकालें और देखें इनमें कितने कर्मचारी काम करते हैं और कितने डायरेक्टली एम्प्लॉयड हो जो इनकी फैक्ट्रियों में नौकरी करते हैं या इनके पेरोल्स पे काम करते हैं, और कितने हैं जो इनके पेरोल्स पे नहीं है, थर्ड पार्टी के पेरोल पे इनके यहाँ काम कर रहे हैं। कितने इनके यहाँ सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट हैं, कितने इनके डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो इनके ऊपर डिपेंडेंट है, उन कॉन्ट्रैक्टर्स के यहाँ कितने लोग नौकरियां कर रहे हैं। तो इस तरह से एक जो चेन बनती है उसमें आपको ये पता चलता है करोड़ों की तादाद में लोग इन कंपनियों में काम करते हैं। इस देश में नौकरी करने वाला हर व्यक्ति भारत सरकार के लिए या किसी राज्य सरकार के काम नहीं करता है।
मेजॉरिटी जो देश की आबादी है वो इन्हीं कॉर्पोरेट्स के लिए ही नौकरी करती है। तो आपको इनको सपोर्ट इसलिए भी करना पड़ता है क्योंकि आपको उस इंसान की भी नौकरी बचानी है जो इनके यहाँ काम करता है, जो इनके यहाँ नौकरी करता है, या जो किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इनके बिजनेस के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका रोजगार कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। आपको उसको सपोर्ट करना पड़ता है। मनमोहन सिंह ने, अगर आपको याद होगा, मनमोहन सिंह, ये ऑन द रिकॉर्ड रिपोर्टेड है कि मनमोहन सिंह ने ये बात बोली थी कि भाई जब धीरू भाई अंबानी की डेथ हुई, तो धीरू भाई अंबानी की डेथ के बाद क्या मनमोहन सिंह ने ये नहीं कहा था कि ये अनिल और मुकेश का जो झगड़ा है, मेरी जो सबसे बड़ी टेंशन है एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मनमोहन सिंह ने एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ये बात कही कि मेरा जो सबसे बड़ा हेडेक है, जो सबसे बड़ा टेंशन है, वो ये है कि ये अनिल और मुकेश के दोनों भाइयों के बीच का जो झगड़ा है प्रॉपर्टी को, जो बंटवारा को लेकर के है, ये आराम से हो जाए, ये स्मूथली हो जाए, वरना इसका जो असर इंडियन इकोनॉमी के ऊपर पड़ेगा वो बहुत बुरा होगा। ये मनमोहन सिंह, जिनको ये दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट बताते हैं और बताते हैं कि अगर वो ना होते तो भारत आज भूखा मर गया होता, उन मनमोहन सिंह ने ये बात कही थी कि अगर ये बंटवारा सही से नहीं हुआ और इस बंटवारे में अगर कहीं कोई डिस्प्यूट आ गया तो भारत की इकोनॉमी जो है वो इतनी इफेक्ट होगी कि वो संभालना मुश्किल हो जाएगा। उनके घर तक, उनके घर के बंटवारे तक की चिंता करते हैं ये प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जैसे। क्यों कर रहे थे इतनी चिंता? छोड़ देते ना, वो तो मुकेश अंबानी और अडानी इतने बुरे लोग हैं, तो भाई मनमोहन सिंह को क्या दिक्कत थी? क्यों पड़े थे इस बंटवारे के चक्कर में? क्यों जब हर साल जब भी कोई पॉलिसी बननी होती थी, बजट बनना होता था, तो चिदम्बरम साहब अगर फाइनेंस मिनिस्टर हैं या प्रणब मुखर्जी फाइनेंस मिनिस्टर थे या मनमोहन सिंह खुद, क्यों बुलाते थे मुकेश अंबानी को अपने यहाँ बजट से पहले जो है मीटिंग के लिए? क्या पूछने के लिए बुलाते थे? क्या डिस्कशन होती थी? कभी बताएं ना आगे पब्लिक में। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, राहुल गांधी पूछ ले मनमोहन सिंह से भाई क्यों बुलाते थे, क्या बात करते थे, तो जनता को बता दे किस लिए बुलाते थे। नहीं बताएंगे कभी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस मुकेश अंबानी की दुकान है, उनके कहने से मंत्री बनते थे, उनके कहने से पॉलिसीज बनती थी। तो प्रधानमंत्री ने अगर कुछ बोला है तो क्या गलत बोला है? बिल्कुल सही बोला है। राजस्थान में गहलोत सरकार अभी थी ना, राजस्थान की गहलोत सरकार ने क्या 60,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स अडानी को नहीं दिए? बोले। क्या यह तथ्य नहीं है कि राजस्थान की गहलोत सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 25,000 बीघा जमीन, 60,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट और 25,000 बीघा जमीन जो है अडानी को नहीं दी? कल मैं सुन रहा था, मध्य प्रदेश में खड़े होकर के राहुल गांधी भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि आप अडानी को जानते हैं? अडानी आएगा, मोदी का दोस्त है, वो आएगा और आकर के आपकी जमीनें ले लेगा, यहाँ पे प्लांट लगाएगा और आपको यहाँ से निकाल देगा, आपको यहाँ से भगा देगा। तो जो राजस्थान में 25,000 बीघा जमीन जो गहलोत सरकार ने अडानी को दी, वो किसी और के फूफड़ को दी थी, उसने अडानी को नहीं दी। तो रोका उसको कभी गहलोत को? तो अगर आज प्रधानमंत्री कह रहे कि क्या डील की है आपने अडानी और अंबानी से, तो सही बात है, बताइए क्या डील की है? क्यों 60,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया राजस्थान में? क्यों 25,000 बीघा जमीन दी? 13,000 करोड़ का ठेका जो है बघेल सरकार ने दिया छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस की गवर्नमेंट, वो भी साथी में हटी है राजस्थान के। 13,000 करोड़ का ठेका अडानी को बघेल ने दिया। आपका मुख्यमंत्री था, आपका हैंड पिक्ड मुख्यमंत्री था, कभी बुला के पूछा बघेल को क्या डील की है अडानी के साथ? और अगर मोदी जी कहते हैं कि कितना कमीशन राहुल गांधी के पास पहुंचा, टेम्पो में भर के कितने पैसे पहुंचे, तो सही बात है, बताइए कितने पैसे पहुंचे। अगर अडानी अंबानी इतने बुरे हैं तो 60,000 करोड़ का ठेका आपने राजस्थान में दे दिया, 25,000 एकड़ जमीन राजस्थान में दे दी गरीबों की, 13,000 करोड़ रुपए का ठेका आपने छत्तीसगढ़ में दे दिया, तो कितने पैसे खाए हैं अडानी अंबानी से बताएं। महाराष्ट्र जो महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाई थी इन्होंने शिवसेना के साथ मिलकर के, उद्धव ठाकरे के और एनसीपी के साथ मिलकर के, तो क्या महाराष्ट्र में पोर्ट जो है, महाराष्ट्र के सारे पोर्ट उठा करके इन्होंने अडानी को नहीं बेचे? कितना कमीशन खाया था शिवसेना ने, ये उद्धव ठाकरे ने अडानी से? कितना कमीशन खाया था शरद पवार ने और कितना कमीशन खाया था राहुल गांधी ने? बताएं। उसके बदले में क्या लिया था आपने? अगर सारे ठेके और जब सारा काम पैसा दे लेके ही हो रहा है तो आपने भी तो कुछ दिया लिया होगा ना। केरला की गवर्नमेंट ने बिना टेंडर के ठेका दे दिया अडानी को, टेंडरिंग तक नहीं करनी जरूरी समझी, सारे रूल्स नॉर्म्स के विरुद्ध जाकर के बिना टेंडर के ठेका दे दिया अडानी को। वहां कितने पैसे खाए बताइए? इसी अडानी ने, गौतम अडानी ने क्या इंडिया टीवी पे रजत शर्मा के प्रोग्राम में आकर के नहीं बोला? आप लोगों में से जिन्होंने वो प्रोग्राम नहीं देखा, आप जाकर के देख लीजिए, पड़ा है यूट्यूब के ऊपर। गौतम अडानी ने ऑन द रिकॉर्ड बैठ करके आपकी अदालत में, मुश्किल से मेरे ख्याल से 6 महीने या साल भर पहले का प्रोग्राम होगा वो, उन्होंने कहा भाई मैंने तो जो पैसे कमाए हैं कांग्रेस पार्टी में कमाए हैं, मैंने तो जो ग्रो किया है वो राजीव गांधी की सरकार में ग्रो किया है। मुझे तो, अगर मैं आज कोई भी बड़ा बिजनेसमैन हूं तो इसका जो सबसे बड़ा क्रेडिट है वो तो राजीव गांधी को जाता है, वो तो कांग्रेस पार्टी को जाता है।
नाम लेकर के बोला, करिए डेफेमेशन का केस अडानी के खिलाफ आप जा करके। आपके पास तो बड़े बड़े वकील जो है आपके यहाँ पड़े हुए हैं ना, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, सिब्बल हैं, पता नहीं कौन, चिदम्बरम खुद भी वकील है। कहिए एक केस फाइल कर दे सुप्रीम कोर्ट में डेफेमेशन का कि हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। 8-10 हजार करोड़ आपके पास पैसा नहीं चुनाव लड़ने के, 8-10 हजार करोड़ अडानी भी दे सकते हैं। 8-10 हजार करोड़ अंबानी से लीजिए राडिया टिप्स के ऊपर, और 8-10 हजार करोड़ रुपए आप अडानी से लीजिए रजत शर्मा के प्रोग्राम के ऊपर। 20,000 करोड़, यानी कि भाजपा 8,000 करोड़ रुपए आपके पास भाजपा से भी 2.5 गुना ज्यादा पैसा होगा। आप कहते हैं ना कि पैसे से चुनाव जीत रहे हैं, आपके पास 2.5 गुना ज्यादा पैसा होगा, आप जीत जाइएगा चुनाव, 2/3 बहुमत से जीत जाइएगा। किसने रोका है आपको? कहते हैं 14.5 लाख करोड़ रुपए जो है ये एनपीए हो गया, माफ कर दिया। माफ, मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में बनाया, माफ नहीं किया है, राइट ऑफ किया है, वेव ऑफ नहीं किया है। और उसमें से भी 2 लाख करोड़ रुपए वसूली करी है, वापस वसूला है सरकार ने। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ हुआ है, 2014 में इस देश की सड़कें देखी थी, हाईवेज देखे थे, एक्सप्रेसवे का तो नाम नहीं सुना था किसी ने इस देश में। एक एक्सप्रेसवे जो है वो बॉम्बे से पूना के बीच का एक एक्सप्रेसवे था। आज उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, ये एक्सप्रेसवे, वो एक्सप्रेसवे, आप जाइए इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो सड़कों का जाल बिछाया गया है। दिल्ली से बॉम्बे जो है एक्सप्रेसवे बन रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, 90% कंप्लीट हो चुका है वो। आप इतना 10 लाख करोड़ रुपए, फिर से रिपीट कर रहा हूं, 10 लाख करोड़ रुपए सरकार ने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में डाले हैं पिछले 10 साल में। इतना ज्यादा पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी भी सरकार ने इतिहास में कभी नहीं किया। अटल जी की सरकार में भी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और ये 4 लेन का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, वो उसके सामने, मतलब सूर्य के सामने दिया जलाने, मतलब ये अंतर था उसके बजट में और इसके बजट में जो इस सरकार में हुआ है। और इसी सरकार, इसी 10 साल में आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बने, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बने। तो क्या भारत सरकार ने एमएसपी नहीं दी? एमएसपी ऑलमोस्ट दुगनी नहीं हुई 10 साल में? हुई। क्या भारत सरकार ने पिछले 10 साल में इन उद्योगपतियों के 15.5 लाख करोड़, 14.5 लाख करोड़ माफ कर दिए? नहीं, माफ नहीं किए, राइट ऑफ किए। क्या इन 14.5 लाख करोड़ में से लगभग 2,20,000 करोड़ वापस नहीं वसूले? वापस वसूले। क्या कांग्रेस सरकार ने भी इन उद्योगपतियों के 2,20,000 करोड़ माफ किए थे? हाँ, किए थे। क्या राडिया टिप्स एक रियलिटी है? हाँ, है। क्या उसमें मुकेश अंबानी ने ये नहीं कहा था कि हमारे कहने से पॉलिसी बनती है और हमारे कहने से जो मंत्री बनते हैं? बोला था। क्या गौतम अडानी का जो स्टेटमेंट आपकी अदालत में है, क्या उसको कभी आज तक कांग्रेस ने क्वेश्चन किया? नहीं, आज तक नहीं किया। क्या सरकार ने कोरोना वायरस जैसे पैंडेमिक के बाद इस इकोनॉमी को नहीं संभाला? क्या इस देश में 140 करोड़ लोगों में से कम 90% जनता को फ्री वैक्सीनेशन हुई? सबको डबल डोज हुई? क्या इंफ्रास्ट्रक्चर पे 10 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए? क्या सड़कें बेहतर हुई हैं? क्या ट्रेन्स बेहतर हुई हैं? क्या बेहतर ट्रेनें लाई गई हैं? क्या बुलेट ट्रेन भारत में जो है दौड़ाने के लिए बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी नहीं लग रहे हैं इस देश में? लग रहे हैं। क्या उज्ज्वला योजना में भारत के हर घर में गैस सिलेंडर और चूल्हा नहीं पहुंचाया गया? क्या हर घर को टॉयलेट दिया गया? क्या हर गरीब आदमी को पक्का मकान दिया गया? क्या 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है? हाँ, दिया जा रहा है। क्या बातें कर रहे हैं? गरीब विरोधी हैं, किसान विरोधी हैं। इतनी वेलफेयर स्कीम्स कांग्रेस गवर्नमेंट ने कभी चलाई हो तो जरा बताए ना। क्या जनधन अकाउंट अमीर आदमी के लिए खोला गया है? जनधन अकाउंट में ईशा अंबानी ने अपना अकाउंट खोला है, अनंत अंबानी ने अपना अकाउंट खोला जनधन में। क्या जनधन अकाउंट का पर्पस ये था कि अडानी और अंबानी को कमीशन देना है? जनधन अकाउंट इस देश में गरीबों के लिए खोला गया। राजीव गांधी कहते थे ना, राहुल गांधी से बात कर रहा हूं, आपके पिताजी कहते थे ना कि जब दिल्ली से 1 रुपया चलता है तो गरीब को जो है गांव में पहुंचते पहुंचते उसके हाथ में सिर्फ 15 पैसे बचते हैं। तो ये बीच के जो 85 पैसे राजीव गांधी के चेले चपाटे खाते थे और ये बाबू लोग खाते थे, वो पैसे कहां से गायब हो गए? उस 85 पैसे की चोरी ही रोकने के लिए जनधन अकाउंट खोला गया था, और उसी 85 पैसे की चोरी रुकी है। और आज उस गांव में उस गरीब को अगर 1 रुपया अगर उसकी सब्सिडी है, उसके हक का पैसा है, या वो लाभार्थी है जिसको वो लाभ मिलना चाहिए, तो वो 1 रुपया सीधा उसके अकाउंट में पहुंचता है। 1 पैसा कोई चोरी नहीं होता, 1 पैसा कोई कमीशन नहीं ले सकता। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपके विधायकों की, आपके सांसदों की, आपके लगाए हुए अधिकारियों की, आपके लगाए हुए पत्रकारों की कमीशनबाजी बंद हो गई, उनकी कमीशन खोरी बंद हो गई। ये आपकी पीड़ा है, गरीब की पीड़ा आपकी पीड़ा नहीं है। गरीब की पीड़ा उसको पता है जो गरीबी झेल के आया है, जिसकी माँ ने पड़ोसियों के बर्तन धो करके उसको पाला है और वो देश का प्रधानमंत्री बना, उसको पता है गरीबी क्या है। आपकी माँ को क्या पता गरीबी क्या है, और आपको क्या पता
चांदी का चमचा मुंह में लेके जो पैदा हुआ है वो हमको गरीबी पे भाषण दे रहा है। जो 50 साल की उम्र तक इस देश का युवा नेता बना हुआ है वो हमको बता रहा है कि समाज कैसे चलना चाहिए, देश कैसे चलना चाहिए। तो ये जो झूठ की दुकान लगाए बैठे हैं सारे पत्रकार, और ये जो झूठ की दुकान लगाए बैठे हैं इनके प्रपंचीय, जो कभी अर्थशास्त्री होते हैं और कभी सोफोलॉजिस्ट होते हैं और कभी समाजशास्त्री होते हैं, और ये जो कुकुरमुत्ते की तरह उगने वाले जो अर्थशास्त्री हैं, जो 5 साल नहीं दिखते और चुनाव से 6 महीने पहले, 3 महीने पहले आ जाते हैं और बताते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो रही है, और फिर अगले 5 साल नहीं दिखते। न टीवी पे दिखेंगे, ना किसी डिस्कशन में दिखेंगे, ना कहीं डिबेट में दिखेंगे। उनसे भी कहता हूं कि डेटा झूठ नहीं बोलता है, आप झूठ बोलते हैं, आंकड़े झूठ नहीं बोलते। आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को बताइए, उनको सूचित कीजिए कि इस प्रपंच में न पड़े, अंतर को समझें कि वेव ऑफ क्या होता है, राइट ऑफ क्या होता है। इस सरकार ने कितना दिया है, पिछली सरकार ने कितना दिया, एमएसपी क्या दी है, रिकवरी कितनी की है, कितने यूनिकॉर्न्स इस देश में बने हैं, यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं। इन यूनिकॉर्न्स ने भी तो नौकरियां दी हैं ना लोगों को। बैंकॉक जाने के लिए, थाईलैंड जाने के लिए तुमको 15 लाख रुपए नहीं चाहिए होते हैं, लोग 1.5-2 लाख रुपए में भी हो आते हैं। हमें पता है, इस देश जनता को पता है कि आपके पास 1.5-2 लाख रुपए है और आप जाते रहते हैं। तो जाइए, बढ़िया। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, हमको पता है 4 जून को आप भारत में नहीं होंगे, आप थाईलैंड, बैंकॉक, कहीं इधर ही घूम रहे होंगे। जाए, बढ़िया घूमे। बाकी आप सभी देखने वालों बहुत बहुत धन्यवाद। हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।